हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा कि अभी हमारे इंडिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुजरात में काफ़ी 5.5 तीव्रता का भूकंप आया है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी आया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भूकंप जो है वो क्यों आता है, इसके पीछे के मैकेनिज़्म क्या वर्क करती है और जो भूकंपीय तरंगें होती हैं, भूकंप के क्या कारण है, प्रभाव है और उससे रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो भूकंप क्या होता है। पृथ्वी के अंतर्जात एवं बाहरजात मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस के कारण जो ऊर्जा निकलती है उसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है, वेव्स की उत्पत्ति होती है। तो जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी का कंपन उत्पन्न कर देती हैं, इसे ही हम भूकंप कहते हैं। यदि आसान भाषा में बोला जाए तो पृथ्वी हिलती है, जो फोर्सेस जो वेव्स निकलती हैं और उन्हीं की वजह से पृथ्वी हिल जाती है। और वह स्थान जो ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का फोकस या मूल केंद्र या उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। जैसा कि आप ये इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये मूल, ये पूरा सरफेस है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये सरफेस है, यहाँ पे हम रहते हैं। ये पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई है कि भूकंप आता है तो कैसे आता है और क्यों पृथ्वी हिलती है। ये यहाँ पे जैसे अगर भूकंप उत्पन्न होता है तो इसको, इस वाले केंद्र को भूकंप का मूल या फोकस कहते हैं। और इससे जो सबसे, जिस जगह पे सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे हम कहते हैं भूकंप का केंद्र या एपिसेंटर। एपिसेंटर किसे कहेंगे? ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है, यहाँ से यहाँ सबसे पहले यहाँ पे भूकंप का अनुभव किया गया। अंदर पृथ्वी की हलचल हुई जिससे सब जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको भूकंप का मूल या फोकस कहेंगे। ये हो गया एफ। और यहाँ पे सबसे पहले अनुभव किया गया तो उसको बोलेंगे एपिसेंटर। और पहले भूकंप के इस दौरान जो ऊर्जा भूकंप के मूल से निकलती है उसे हम कहते हैं इलास्टिक एनर्जी या प्रत्यास्थ ऊर्जा। और भूकंप के कारण कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं जो इस प्रकार है, जिसे कि हम देख सकते हैं 3 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और धरातलीय या सरफेस। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो भूकंपीय तरंगें हैं ये भूगर्भीय तरंगें होती हैं और धरातलीय तरंगें होती हैं। भूगर्भीय मतलब अंदर, पृथ्वी के अंदर वाली, और धरातलीय मतलब सरफेस वाली। तो जो भूगर्भीय तरंगें होती हैं वो होती हैं पी एंड एस तरंगें। अब और ये जो धरातलीय होती हैं ये होती हैं एल तरंगें या एल वेव्स, इनको बोलते हैं। ये सिस्मिक वेव्स हैं। और यदि हम पी तरंगों की बात करें तो पी तरंगें जो होती हैं इन्हें हम प्राइमरी तरंगें भी बोलते हैं। पी तरंगें जो हैं प्राइमरी तरंगें भी होती हैं। और ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। अनुदैर्घ्य मतलब होता है जिस तरह से ध्वनि तरंगें होती हैं ये पृथ्वी ध्वनि की भांति चलती हैं और तीनों भूकंपीय लहरों में सबसे तेज चलती हैं। और ये तीनों माध्यम ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में चल सकती हैं। इनकी विशेषताएं होती हैं। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें इसलिए हमें पता होना ज़रूरी है क्योंकि भूकंप आया तो पता कैसे चला हमें कि भूकंप आया है। तो सिस्मोग्राफ से ये नापा जाता है, तो उसमें जो जब रिक्टर पैमाने पे नापा जाता है तो इन तरंगों का अध्ययन करके ही हम भूकंप का तीव्रता का पता लगाते हैं। इसके बाद आती है सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स। एस वेव्स जो है इनको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं और ये प्रकाश तरंगों की भांति होती हैं। जिस तरह से प्रकाश की तरंगें चलती हैं उस तरीके से होती हैं। उसके अलावा ये ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ होती हैं और ये सिर्फ ठोस में ही चल सकती हैं। आप याद रख सकते हैं सॉलिड सेकेंडरी है और ये सिर्फ सॉलिड में ही चल सकती हैं। इसके बाद आती हैं नेक्स्ट एल वेव्स। एल वेव्स जिनको लॉन्गिट्यूडनल लॉन्ग पीरियड वेव्स भी कहते हैं
और एल वेव्स इनको लव वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि एक जिन्होंने इनकी खोज की है उनका नाम उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, लव वेव्स। और ये जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अगर ये वेव्स पृथ्वी पे अनुभव की जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आते हैं। रिक्टर पैमाने पर उनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है और ये सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करती हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर भी ये जाती हैं और सरफेस पर भी आती है, इसलिए इनको सरफेस बोला जाता है, सरफेस वेव्स। ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित कर देती है। ये सरफेस है जैसे पृथ्वी, तो इसके ऊपरी भाग को प्रभावित करती हैं और हमें भूकंप के झटके अनुभव होती हैं और ये सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं। अब यदि बात की जाए कि भूकंपीय तरंगों का संचरण कैसे होता है, तो भूकंपीय तरंगें जो हैं वो किस तरह से संचरित होती हैं, तो उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए डायग्राम में आपको दिख जाएगा इजीली। ये इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ और सबसे पहले यहाँ पहुँची, तो ये तरंगे ये उठी, फिर सेकंड आई, फिर थर्ड आई, फिर फोर्थ आई। इस तरह से तरंगें उठती जाती हैं और ये अंदर भी जाती हैं। अंदर कैसे जाएंगी, और जब ये अंदर जाएंगी तरंगें, ये देखिए, जब हम रिक्टर पैमाने पर इसको नापते हैं, मतलब यदि हम भूकंप का अध्ययन करते हैं तो उसको बोला जाता है सिस्मोलॉजी, उस साइंस को बोला जाता है सिस्मोलॉजी। और भूकंप के आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा वृद्धि हो जाती है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगर रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ रही है तो ये सूचक है कि भूकंप आने वाला है, और जितनी अधिक मात्रा बढ़ेगी उतना ही तेज भूकंप आ जाएगा। जिस जगह से भूकंप होता है उसको फोकस बोलते हैं, हम वो पहले ही बोल चुके हैं। और यहाँ पे पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जब ये वेव्स जाएंगी तो ये प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स दिखा रहे हैं। ये जो रेड कलर की है ये एस वेव्स है। जब कैसे हम उनकी तीव्रता का अध्ययन करते हैं, कैसे पता चलता है कि कितना तेज तीव्रता का भूकंप आया है, तो वो इस तरीके से ये इनके संचरण की गति, ये कितनी तेज गति से जा रही हैं और कहाँ कहाँ कितनी लंबी दूरी तय कर रही हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही कि प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो सॉलिड लिक्विड वेव तीनों में ही जा सकती हैं। तो वो प्राइमरी, ये ब्लैक वाली जो आपको दिख रही हैं, ये यहाँ तक पूरी आ जाएंगी। ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, ये 3 लेयर में डिवाइडेड है जिसपे हम रहते हैं। ये ऊपर का है क्रस्ट, और ये बीच का है मेंटल, और अंदर का है कोर। ये बहुत ही गर्म है, अंदर न जाने क्या क्या बहुत सारे इसमें निकल, आयरन सब कुछ भरा हुआ है, और टेम्परेचर इतना हीट बिल्कुल जल रही है, बढ़ रहा है। तो ये जब यहाँ पे पहुँचती हैं और जितनी तेज गति से ये पहुँचेंगी, और जिस वेव की उत्पत्ति होगी, अगर प्राइमरी की होती है कि सेकेंडरी की होती है कि ये एल वेव्स की होती है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितनी तीव्रता होगी, और किस एरिया में उत्पन्न हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे भूकंप आएगा। अब पृथ्वी के पूरी दुनिया को एक सेकेंड, इस वेव में आप देखिए, ये वाला डायग्राम यहाँ पे, ये बेल्ट है, ये कुछ बेल्ट हैं पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है, कहाँ ज़्यादा हाई रिस्क रहती है। तो जो आपको रेड रेड ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये अलग अलग प्लेट हैं। ये देखिए, ये यूरेशियन प्लेट है यहाँ पे, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, और ये अफ्रीकन प्लेट। और जब ये प्लेट्स अंदर से, पृथ्वी के अंदर जो है, ये आपस में टकरा रही हैं, और जब यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से टकराती है तो ही हमारे यहाँ भूकंप आते हैं। यूरेशियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकरा रही है। ये जो हमारी इंडियन प्लेट है, ये आपको इंडियन प्लेट, ये जो है ये यूरेशियन प्लेट है, और ये इंडियन प्लेट है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, ये ऑस्ट्रेलिया के यहाँ कवर आती है और इंडिया के इधर कवर आती है। जब ये प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराती है तो ही वो आपस में टकराव उत्पन्न होता है, और इतना तेजी से टकराती हैं कि वो वेव्स निकलती हैं, और ये जो वेव्स हैं ये आके हमें अनुभव होती हैं। तो जिस जगह पे, जिस एरिया पे टकराएंगी वहाँ पे ही
भूकंप के झटके तेज महसूस किए जाएंगे, और जितनी दूर एरिया बढ़ता जाएगा तो वहाँ पे उनकी तीव्रता कम होती जाएगी इस तरीके से। तो अभी हमारे यहाँ भारत में भूकंप क्यों आया, तो भारत में भूकंप आने का मेन रीजन है यूरेशियन प्लेट से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का टकराने का। और उससे एक फैक्ट और है कि यदि ये प्लेट टकराती है तो भूकंप तो आते हैं, और साथ ही साथ हिमालय की भी, जैसा कि बोला जाता है कि हिमालय लगातार बढ़ रहा है, तो हिमालय भी बढ़ रहा है। इससे नया आपस में टकराएंगे और फिर धीरे धीरे टकरा के फिर इकट्ठा होता जाता है। तो वो जब हम हिमालय पर्वत पढ़ेंगे, उसका निर्माण वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। पर यहाँ पे ये भूकंप पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं भूकंप को ज़्यादा फोकस करूँगी कि इन यूरेशियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराई है, उसी की वजह से हमारे यहाँ हिमालयी एरिया में, मतलब हमारे इंडिया एरिया में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और ये इंडियन प्लेट धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है, ये गतिशील है, अंदर पृथ्वी के अंदर ये अलग अलग प्लेटों में डिवाइडेड है, अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इस तरीके से यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये आपस में टकराने से हमारे यहाँ भूकंप के झटके बहुत ज़्यादा महसूस किए जा रहे हैं। और ये जो अभी गुजरात में आया है, ये 5.5 तीव्रता का, जो कि बहुत तेज है, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। यदि हम भूकंप के मापने की बात करें तो इसको सिस्मोग्राफ, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा इसको रेखांकित किया जाता है। और इसके 3 स्केल हैं नापने के। रॉसी फेरल स्केल पहला है, रॉसी फेरल स्केल, दूसरा है मर्कोली स्केल, और तीसरा है रिक्टर स्केल। जैसा कि आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 आई है, जैसे अभी 5.3 ऐसा। तो जैसे जैसे ये रिक्टर स्केल पे तीव्रता बढ़ती जाएगी, वैसे ही ये ज़्यादा विनाशकारी होते जाते हैं। अब ये 3 टाइप के होते हैं, और यदि इनमें अंतर देखें तो जो रिक्टर स्केल है इसमें 0 से लेके 10 तक की संख्याएँ होती हैं। और यह जो कि एल्गोरिथमिक पैमाना है, और ये मैग्नीट्यूड के ऊपर आधारित होता है। और रिक्टर एक मतलब मात्रात्मक स्केल है, जिसको बोलेंगे ये क्वालिटेटिव स्केल है, और अर्थात इसमें जो है ऑब्जेक्टिविटी होती है। और यदि मर्कोली स्केल की बात करें तो मर्कोली स्केल जो है, रिक्टर स्केल में 0 से 10 तक की संख्याएं होती हैं उसको नापने की तीव्रता की, और मर्कोली स्केल में होती है 1 से लेके 12 तक की, 12 तक इसमें रहते हैं मापने के लिए। और यह एक क्लोज एंडेड है और एक लीनियर स्केल है। यदि स्केल के बारे में बात की जाए तो आप दोनों में अंतर समझ सकते हैं। और यह जो है एक सब्जेक्टिविटी पर आधारित होती है, और ये जो रिक्टर स्केल जो है वो ऑब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा करता है, और ये सब्जेक्टिव ज़्यादा है। अब यदि बात की जाए कि भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस वजह से भूकंप की तीव्रता प्रभावित होती है। एक मिनट। भूकंप की तीव्रता को जो है वो करते हैं प्रभावित चट्टानी संरचना। जैसे चट्टान की संरचना होगी, यदि उसका घनत्व तो बढ़ता जाएगा तो भूकंपीय तरंगों की गति भी बढ़ती जाएगी, और गति बढ़ेगी तो उनकी तीव्रता भी अधिक बढ़ती जाएगी, जिससे ज़्यादा तेज भूकंप उत्पन्न होंगे। और तरंगों की तीव्रता वही, जैसा कि हम बता चुके हैं, यदि तरंग की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता भी बढ़ती जाती है, और यदि कम होगी तो कम हो जाएगी। उसके बाद आती है इसको भूकंप की तीव्रता जो है वो प्रभावित होती है भूकंप मूल की गहराई, कितनी दूरी पर भूकंप मूल है, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये जहाँ पे उत्पन्न होता है वो सेंटर जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको भूकंप मूल कहते हैं। अगर यहाँ पे उत्पन्न हुआ तो ये सरफेस से कितनी दूरी पर है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भूकंप कितना तेज आएगा या कितना विनाशकारी होगा। और भूकंप मूल की गहराई हो गया। उसके बाद एनवायरनमेंट, जहाँ पेड़ पौधे प्राकृतिक वनस्पतियाँ आदि ज़्यादा होती हैं वहाँ पे भूकंप की तीव्रता कम होती है। इसीलिए बोलते हैं कि हमें वनों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, वन काटना नहीं चाहिए। और यदि
विनाश का खतरा भी यदि कम हो जाता है, यदि वन रहते हैं तो भले ही भूकंप आए, ये नेचुरल भी है, कुछ प्राकृतिक है, बट अगर जंगल होंगे और हमारा पर्यावरण अच्छा होगा, वन अधिक होंगे तो इसका विनाश को कम किया जा सकता है। और यदि निर्वनीकरण होता है तो उससे पृथ्वी का भू संतुलन जो है वो इरेगुलेट हो जाता है और उससे भूकंपीय झटके ज़्यादा होते हैं, भूकंप की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। इसीलिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे भूकंप के कारण। भूकंप के कारण कौन कौन से होते हैं? ये तो हो गई कि भूकंप की तीव्रता किसके ऊपर डिपेंड करती है। अब मेन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि प्लेट, यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से टकराती है, ये तो उसका टकराई है, ये अभी मुख्य कारण हो गया। लेकिन उसके अलावा उसके कारण जो होते हैं उसको इसके दो टाइप के कारण हम बोल सकते हैं। यदि हमें कहीं लिखना हो या हो तो उसके प्राकृतिक, मानवजनित और अन्य तीन उसमें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। यदि इसके प्राकृतिक कारण देखे जाए तो भ्रंश, भ्रंश क्या होता है? जैसे कि भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूपटलीय भ्रंशन का वलन होता है। जैसे जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो इस तरीके से दरारें पड़ जाती हैं दो प्लेटों के बीच में, ये दरारें पड़ जाती हैं जिनसे ये फोल्ड हो जाते हैं एक दूसरे से। जब हम बलन और भ्रंशन पढ़ेंगे, अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि भ्रंश और बलन, इस तरीके से दरारें जो पड़ जाती हैं उनमें एक फोर्स उत्पन्न होता है, तनावमूलक बल, और ये भ्रंशों का निर्माण कर देते हैं जिससे कारण बलन एवं क्षेपण की क्रियाएं होती हैं। अब ये जो शब्द हैं ये आपको समझ में नहीं आएंगे, बट आप इतना याद रख लीजिए कि भ्रंश उत्पन्न होते हैं या कुछ दरारें उत्पन्न हो जाती हैं जिसके आपस में जब ये प्लेटें टकराती हैं तो उनकी वजह से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और ऊपर सेकंड है कारण उसका ज्वालामुखी। यदि ज्वालामुखी, हाँ, और अभी हमारे यहाँ जो आया इसका एक रीज़न ज्वालामुखी भी है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि यूरोप में कुछ दिन पहले ही, एक दो दिन पहले ज्वालामुखी फटने वाला है। वहाँ पे ज्वालामुखी में लावा निकालना बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गया और वहाँ के लोगों को खाली कराया। यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं तो यूरेशियन प्लेट चूँकि हमारी इंडियन प्लेट से टकरा रही है और वहाँ पे ज्वालामुखी अभी ज़्यादा आया है, तो ये दोनों ज्वालामुखी और भूकंप, वोल्केनो और अर्थक्वेक, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यदि ज्वालामुखी आएगा तो भूकंप की उत्पत्ति होगी ही होगी, 100%। अब वो कहाँ होगी ये डिपेंड करेगा कि ज्वालामुखी किस एरिया में आया है, उसका इफेक्ट कहाँ है और कहाँ पे वन कम है, ये भी देखना होगा हमें। अगर जहाँ वन कम होगा तो वहाँ तीव्र महसूस होगा। इसके अलावा ये यदि भूकंप क्रिया होती है तो जरूरी नहीं है कि ज्वालामुखी फटे, लेकिन ज्वालामुखी यदि कहीं फटता है तो भूकंप के आने के चांसेस 100% रहते हैं। अब नेक्स्ट इसका रीजन यदि देखें तो इसका रीजन थर्ड है गैसों का फैलाव। मतलब गैसों का फैलाव से मतलब है कि यदि पृथ्वी के नीचे जो है गैसों के प्रसार से मतलब भूकंप का अनुभव होता है। मतलब जब भूपटल के नीचे जल पहुंचता है, जैसे बारिश हुई, अब पानी नीचे गया भूपटल के, यहाँ बारिश हुई, पानी नीचे गया, अब पृथ्वी की आंतरिक, यहाँ हम लोग रहते हैं सरफेस है, इसकी आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप है, टेम्परेचर, और गैस यहाँ पे एकदम गर्म है, धधक रही है। इस तरीके से देखिए कि अंदर ये जो कोर, मेंटल और ये क्रस्ट, ये वाला जो एरिया है ये पूरा एकदम गर्म है, हॉट, धधक। जब ये ठंडा, ये पानी ठंडा इस गर्म पृथ्वी के अंदर जाता है तो उसके गैस और वाष्प में बदलने से उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। मतलब जो उसके अंदर की स्ट्रक्चर है, जब वो गैस और जो पानी है जो जब अंदर जाएगा तो उसके गैस और वाष्प में बदल जाने से वृद्धि हो जाती है, उससे उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, उससे वह ऊपर की ओर गतिशील होने लगता है, इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। पानी नीचे आया, पानी अंदर गया और वो भाप बन के जब उड़ने लगा तो ये आयतन में वृद्धि हो जाती है, जिससे ये प्लेटें एकदम जुड़ी हुई नहीं है अंदर से। ऊपर से हमें लगता है कि ये सब जुड़ा हुआ है, हम रहते हैं, पर ये अंदर से अलग अलग, ऐसी समझ लीजिए कि टूटी टूटी सी है। एक इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सारी प्लेट अलग अलग हैं और इनकी जब गतिशील होती हैं, जब ये आपस में चलती हैं तो टकराती हैं और इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिक, जो कि हम पहले सबसे पहले बता चुके हैं। इसकी मूल है, इसका मतलब ये जो अंदर स्ट्रक्चर है पृथ्वी के अंदर,
ये पृथ्वी है, इसके अंदर समझो, ये अगर हम ऐसे अंदर में उसको देखें तो स्ट्रक्चर में, तो ये जो प्लेट्स हैं वो जब आपस में टकराती हैं तो, जो कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। इसके अलावा ये इसके नेचुरल कॉजेज हो गए, प्राकृतिक कारण। इसके अलावा कुछ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी हैं, मानव जनित कारण जो कि हम लोग करते हैं। वो है खनन क्रिया, जिसमें जीवाश्म ईंधन एवं अन्य खनन शामिल है, भूमिगत जल का निष्कर्षण, बांधों का निर्माण, परमाणु विस्फोट, परमाणु परीक्षण आदि, जिनसे भी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इसके अलावा अन्य कारण में आते हैं उल्का पिंड, यदि उल्कापात गिरता है तो भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, और पृथ्वी के घूर्णन या परिक्रमण के अंतर्गत अन्य आकाशीय पिंडों के पृथ्वी पर प्रभाव से होने वाले हलचल, मतलब अन्य जो ग्रह हैं उनकी हलचल से भी पृथ्वी पर भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। ये उसके अदर कारण पर मेन है अपने यहाँ जो यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने का। इसके और यदि भूकंप के टाइप्स की बात की जाए तो भूकंप के टाइप्स हम पढ़ ही चुके हैं, मतलब छिछले या सरफेस जिसको बोलेंगे, ये भूकंप के कारण ये 3 टाइप के होते हैं, छिछले या उद्गम केंद्र के भूकंप, और मध्यम केंद्र के भूकंप, और गहरे केंद्र के भूकंप। मतलब यहाँ पे कि अगर केंद्र कहाँ पे है उसके ऊपर इसको डिपेंड करते हैं। और जिन भूकंपों में भूकंप मूल मतलब 0 से 50 किलोमीटर की गहराई पर होता है तो वो छिछले उद्गम के या सब सरफेस वाले माने जाते हैं, जिनको उद्गम केंद्र ये अपेक्षाकृत अधिक विनाशकारी, मतलब यदि 0 से 50 किलोमीटर के अंदर केंद्र होगा उसका तो ये बहुत ज़्यादा, और सरफेस के पास अगर होता है 0 से 50 किलोमीटर के अंदर तो गहराई पे होते हैं तो ये ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। और जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ती जाती है तो उनकी विनाश तीव्रता कम हो जाती है। इसके बाद आता है भूकंप की प्रभावित क्षेत्र या पेटियां। मेन है कि कहाँ कहाँ भूकंप पाए जाते हैं। तो ये हमने वर्ल्ड मैप में अभी पहले देखा था कि किस किस एरिया में है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये अलग अलग प्लेट है। इस डायग्राम में आप फिर से देख सकते हैं, ये जो है ये इसकी बेल्ट में इसको डिवाइड किया गया है कि कहाँ कहाँ ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो इसको एक है परिप्रशांत या महासागरीय पेटी, मतलब पैसिफिक वाली, तो पैसिफिक पेटी में आ जाएंगी ये वाली पेटी। ये जो है अमेरिका वाला पोर्शन, ये जो आता है इसमें सबसे ज़्यादा, ये आपको दिख भी रहा होगा, सबसे ज़्यादा रेड रेड जहाँ पे दिख रहा है, ये जो लाइन है इसमें सबसे ज़्यादा आपको भूकंप के रेड रेड यहाँ ज़्यादा आते हैं। अब ये है विश्व के मतलब 63% टोटल भूकंप इस एरिया में आते हैं। और यहाँ पे 2 टाइप के हैं। पहली शाखा एशिया के कम चटका प्रायद्वीप से लेकर क्यूराइल, जापान, फिलीपींस, पूर्व सब जगह तक दूसरी फैली हुई है। ये जो है एक शाखा इसकी ये इधर आ गई और एक शाखा इधर आ गई, ये बात कर रहे हैं। इसकी 2 ब्रांचेज हैं पैसिफिक बेल्ट की, एक इधर आ गई फिलीपींस, क्यूराइल, जापान। अभी जापान और चाइना में, जापान में भी और फिलीपींस में भी झटके महसूस किए गए हमारे इंडिया के साथ साथ। तो ये इसी यहाँ पे जो झटके महसूस किए गए ये इस वाली बेल्ट की वजह से हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी वही यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकरा रही है और यहाँ पे ये दोनों के टकराव से यहाँ पे भी झटके महसूस किए गए हैं। पर ये वाला बेल्ट जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये दोनों। तो एक ब्रांच इसकी इधर चली जाती है और एक इधर, ये नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, साउथ अमेरिका और चिली, ये इधर चिली वाले एरिया में सबसे ज़्यादा महसूस किए जाते हैं और अभी भी किए गए। मतलब अंदर धरती हिलती है तो जो ज़्यादा सेंसिटिव जोन है वहाँ पर तो भूकंप के झटके आते ही आते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो दूसरा बेल्ट है इसका, पहला हो गया परिप्रशांत मेखला जिसको बोलते हैं पैसिफिक। के बाद आती है मध्य महाद्वीपीय पेटी या मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इसमें अधिकांश जो भाग आते हैं इसमें ये भाग आएंगे केप बर्डे से शुरू होकर ये आते हैं और अटलांटिक ओशियन, भूमध्य सागर को पार करके आल्प्स, ये देखिए इधर ये वाला एरिया, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये पूरा एरिया, ये जो है ये मिड वाले में आएगा, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इसमें आएंगे कौन कौन से, भूमध्य सागर से लेके, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये भूमध्य सागर से लेके और यहाँ को आल्प्स पर्वत और कॉकेशस, हिमालय, ये सारे पर्वत यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो ज़्यादा आ रहे हैं।
हिमालय आदि यहाँ से होते हुए फिर ये साउथ में चला जाता है, ये मुड़ जाता है। ये जो बेल्ट है ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यहाँ पे भी भूकंप के ज़्यादा झटके आते हैं। और भारत का जो भूकंप का क्षेत्र है वो इसी पेटी के अंतर्गत आता है। अपना इंडिया जो है इस वाले बेल्ट के अंदर अपने यहाँ अभी झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा अभी चिली और जापान में भी, जो कि पैसिफिक बेल्ट से महसूस किए गए हैं। और एक और बेल्ट है इसकी अटलांटिक, मध्य अटलांटिक बेल्ट, ये मध्य कॉन्टिनेंटल हो गई, अब है मध्य अटलांटिक बेल्ट। इसमें सर्वाधिक भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। एक भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर के आसपास वाले जितने भी क्षेत्र हैं उन ये सब क्षेत्र आते हैं। और इसके अलावा पूर्वी अफ्रीका, थोड़ा सा ये वाला बेल्ट पूर्वी अफ्रीका वाला, और की लंबी घाटें, भ्रंश, अदन की खाड़ी, अरब सागर, ये वाला जो क्षेत्र है वो वाला, और हिंद महासागर की भूकंपीय पेटी, एक ये हिंद महासागर वाली भूकंपीय पेटी है। ये इतनी बेल्ट हैं अलग अलग, इनको डिवाइड किया गया है। तो चलिए लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं हमने। अब भूकंप के प्रभावित क्षेत्र देख लिए। भूकंप के प्रभाव अब बच गए हैं, भूकंप से क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो जो कि आप सब लोग जानते ही हैं। इसके विनाशकारी प्रभाव होते हैं, नगरों का नष्ट हो जाना, जानमाल की हानि होना, आधारभूत संरचनाएं जैसे रेल पुल पटरियाँ सब कुछ हट जाता है भूकंप के कारण। भूस्खलन, बाढ़, आग लगना जैसी आकस्मिक घटनाएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा कई बार समुद्री भाग में भूकंप आने से सुनामी जैसी आपदा भी आ जाती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में तबाही हो जाती है। अब यदि भूकंप के, जो कि लगभग सब लोग नहीं जानते हैं कि भूकंप के कुछ लाभकारी प्रभाव भी हैं, ये इसके नेगेटिव विनाशकारी प्रभाव हो गए, लेकिन इसके अलावा भूकंप के कुछ लाभकारी प्रभाव भी होते हैं, जो कि होते हैं जैसे भूकंप से गर्तों का निर्माण हो जाता है और जिनमें जल एकत्रित होता है और जिनसे झीलें बनती हैं। जो झीलें बनती हैं वो भी भूकंप का एक प्रभाव से ही बनती हैं। और जो सागर के तटीय भागों में भूकंपीय क्रियाओं के कारण जो खाड़ियाँ या बंदरगाहों के लिए उचित स्थान भी प्रस्तुत करती हैं। और यदि इसका एक और लाभकारी देखा जाए तो भूकंप के उत्पन्न दबाव या भ्रंशन के कारण जो पृथ्वी के अंदर दुर्लभ खनिज पदार्थ हैं, यदि पृथ्वी हिलेगी तो वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं, जिससे खनन को भी, क्षेत्र को भी फायदा मिलता है। और यदि ज्वालामुखी भूकंप से नए धरातलीय क्रस्ट का भी निर्माण होता है। जो क्रस्ट हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग है जिस पे हम लोग रहते हैं, क्रस्ट जो है उसका भी ज्वालामुखी आते हैं, तो ज्वालामुखी भूकंप यदि आता है तो उससे नए क्रस्ट का निर्माण होता है। और यदि भूकंपीय लहरों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में भी जानकारी मिलती है। यदि हम पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे पता चलता है कि क्या है अंदर, कितनी दूरी पे सॉलिड है, कैसे क्या, ये सब भी हमें भूकंप की वजह से, तो इसके प्रभावकारी लेकिन इसके विनाशक ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।